जी बेटा युग, मेरी वॉइस आ रही है अभी? प्लीज कंफर्म। प्लीज कंफर्म, मेरी आवाज आ रही है नहीं? ओके। जी, तो बेटा मैं ये समझा रहा था आपको कि बैलेंस शीट में अगर कोई फिक्टिशियल एसेट पड़ी हो तो उसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी, राइट? तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये टॉपिक जरा सा ही है, 15-20 मिनट लगेंगे। कुछ वो दिक्कत हो गई थी विद ऑडियो, इसलिए मैंने पहले रिकॉर्डिंग सेव करी है, फिर इसमें आगे कंटिन्यू किया है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एडजस्टमेंट ऑफ fictitious assets, adjustment of fictitious assets and goodwill appearing in balance sheet। बेटा फिक्टिशियस एसेट किसको बोलते हैं? कोई एग्जांपल बताओ या कोई मीनिंग बताओ, क्या होते हैं फिक्टिशियस एसेट्स? व्हाट आर फिक्टिशियस? सर कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। हाँ ठीक है। तो फिक्टिशियस एसेट्स बेसिकली सर ये वैल्यूलेस एसेट्स होती हैं। ये ऐसी एसेट जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती। मतलब इसको बेच के, इसको यूज करके कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलता आपको। बट ये बैलेंस शीट में पहुंचती कैसे हैं? क्योंकि ये पास्ट ईयर की कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं, या जैसे बताया कि ये डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं जो पास्ट में हुए थे, लेकिन पास्ट में पूरे तरीके से इसको हमने राइट ऑफ नहीं किया, राइट? रीजन क्या रहा होगा किसको हमने पूरे तरीके से राइट ऑफ नहीं किया? या तो हमें लगा कि अगर पूरा एक्सपेंस एक ही बारी में राइट ऑफ कर देंगे तो नेट प्रॉफिट पे हमारा इसका फर्क जो है वो पड़ सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि मैचिंग का जो हमारा प्रिंसिपल है, मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए भी कई बार हम किसी एक्सपेंस को डेफर कर देते हैं। जैसे आपने कोई नया बिजनेस खोला और उसकी मार्केटिंग में फर्स्ट ईयर में आपने बहुत तगड़ा एक्सपेंस किया, आपको लगता है कि ये जो हम फर्स्ट ईयर में एक्सपेंस कर रहे हैं इसका बेनिफिट आने वाले साल में भी मिलेगा। तो डिसाइड किया जाता है कि क्योंकि ये फ्यूचर की रेवेन्यू में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसलिए इसको हम एक ही बारी में राइट ऑफ ना करके, एक ही बारी में पूरा पूरा प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस ना करके, इसको ग्रेजुअली धीरे धीरे ओवर 3 इयर्स और मोर इसको राइट ऑफ किया जाएगा। तो इस वजह से वो जो फिक्टिशियस एसेट है वो बैलेंस शीट में पहुंचती है। गुडविल बैलेंस शीट में क्यों पहुंचती है? क्योंकि आपने कोई बिजनेस परचेज किया होगा। ये जिस बिजनेस की, जिस फर्म की हम बात कर रहे हैं, ये सेल्फ जनरेटेड बिजनेस नहीं होगा। ये बिजनेस आपने परचेज किया होगा, तो परचेज करते वक्त आपने कुछ प्रीमियम पे आपने किया था। मतलब जो नेट असेट है उससे ज़्यादा आपने अमाउंट उस टाइम पे करी होगी, जो गुडविल के नाम से बैलेंस शीट में आपको दिख रही है। तो गुडविल भी वैसे एक तरीके का लॉस ही है अगर देखा जाए तो, क्योंकि बिजनेस की नेट वर्थ से आपने ज़्यादा पे किया है, तो एक तरीके से वो भी लॉस ही है। बट उसको हम गुडविल के नाम से बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी? तो फिक्टिशियस असेट्स
are valueless assets representing accumulated losses and deferred expense of past not yet completely written off, जो कि completely written off नहीं हुए हैं बुक्स से। फॉर एग्जाम्पल ये क्या क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। या कोई लीगल एक्सपेंस, जब हमने फर्म करी थी तो फर्म में कोई लीगल एक्सपेंस हुआ होगा, ठीक है, कोई लीगल एक्सपेंस आपने करा होगा तो उसके रेफर देखेंगे तो वो भी आपका बैलेंस शीट में हो सकता है, एक्सेट्रा के नाम से फिलहाल अभी यहाँ पे लिख देते हैं। सिमिलरली goodwill appearing in balance sheet represents purchase goodwill, ठीक है सर, ये परचेस गुडविल होती है। सिमिलरली गुडविल appearing in balance sheet represents purchase goodwill which is premium paid over net worth of business at time of its purchase। It is also a loss, ये भी एक तरीके का लॉस ही होता है, ठीक है सर, ये भी एक तरीके का लॉस ही होता है, बस इसको एसेट के रूप में दिखा देते हैं, इसको हम कैपिटलाइज कर देते हैं। जैसे आपने किसी एसेट को खरीदने पे खर्चा किया 10 लाख का, तो है तो वो भी लॉस ही, बट आप उसे कैपिटलाइज करते हो, आप कहते हो सर हमसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे एज एन एसेट, क्योंकि पूरा पूरा हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं कर रहे हैं। अगर 10 लाख की प्लांट और मशीनरी है और हमें लगता है कि ये 20 साल तक चलेगी, तो 20 साल तक आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हो, तो वो धीरे धीरे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आता है। ऐसे परचेज गुडविल एक हाईफाई अमाउंट होता है, लमसम अमाउंट होता है, प्रीमियम होता है, जो आप किसी बिजनेस को परचेज करने के लिए देते हो। तो जैसे आपको लगता है कि मशीनरी लैंड बिल्डिंग आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगी, ऐसी इस बिजनेस की गुडविल आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगी। उसके बाद आपके ऊपर है कि आप अगर उसी तरीके से सर्विस देते हो, कस्टमर रिलेशन अगर वैसे ही बनाते हो, तो फिर ये गुडविल आपको आगे बेनिफिट देगी, अदरवाइज इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो नॉर्मली जो AS 26 है वो तो ये बोलता है कि 5 से 10 साल के अंदर आपको जो गुडविल है उसको राइट ऑफ करना चाहिए, उसको बुक से हटा देना चाहिए। अगर एक ही बारी में हटाना है तो एक ही उसमें बारी में कर दो, अगर ग्रेजुअली हटाना है तो ग्रेजुअली इसको हटा दो, राइट। पार्टनरशिप में क्या होगा? पार्टनरशिप में जब भी गुडविल बैलेंस शीट में होगी, ठीक है, इसको ओल्ड गुडविल बोलते हैं, और ओल्ड गुडविल को हमेशा आपने राइट ऑफ कर देना है, ओल्ड गुडविल को हमेशा राइट ऑफ कर देना है, बुक से आपने हटा देना है। पहले इसकी एडजस्टमेंट अलग तरीके से होती थी कि अगर पार्टनर ओल्ड गुडविल को कंटिन्यू करना चाहते हैं, गुडविल की वैल्यू को रेज करना चाहते हैं, तो इसके बहुत सारे मल्टीपल ट्रीटमेंट थे और 6 से 7 तरीके थे गुडविल को ट्रीट करने के। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आने के बाद AS 26 ने क्या करा, वो सारे ऑल्टरनेटिव खत्म कर दिए। किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पर्पस क्या होता है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए। जहाँ पर ऑल्टरनेटिव्स होते हैं बहुत सारे, वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। आप ऑप्शन ए ले लोगे, मैं ऑप्शन बी ले लूंगा, कोई और ऑप्शन सी ले लेगा, कोई और ऑप्शन डी ले लेगा, कोई ऑप्शन ई क्या नाम ले लेगा, फिर उनके जो अकाउंट्स हैं कंपेरेबल नहीं होंगे। तो जहाँ पर बहुत सारे ओपिनियन होते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, से इंस्टीट्यूट क्या करता है,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना देता है। कहता है देखो जी, अब इसमें हम जो कह रहे हैं ना, आपने उसको फॉलो करना है। चाहे अगर 7-8 लोग अलग अलग अकाउंटिंग, अगर अलग अलग बिजनेस में हैं, पार्टनरशिप बिजनेस में हैं, और वो गुडविल के ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो अब वो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई कि 8-9 ट्रीटमेंट है तो अपनी मर्जी से कोई भी कर लो। अब सीए इंस्टीट्यूट ने AS 26 में जो ट्रीटमेंट बताया है, उसी के अनुसार सारा का सारा ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, बट कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिसका ऑडिट करवाना कंपलसरी नहीं होता। जैसे अगर आपने शायद पीजीबीपी में पढ़ा होगा, लिमिट होती है कि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ 2 करोड़ कुछ ऐसा है, एक साल में उससे ज़्यादा नहीं है, तो फिर आपको ऑडिट वगैरह करवाने की जरूरत नहीं होती। तो कई बार कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं, वो कहते हैं यार हमें ऑडिट तो मतलब करवाना नहीं है। अगर ऑडिट करवाते तो ऑडिटर आता, और ऑडिटर पहली चीज़ ये चेक करता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाई गई है या बनाई गई है या नहीं। तो कुछ बिजनेस ये सोचते हैं कि भाई जब ऑडिट ही नहीं करवाना, तो मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो क्यों करूं, मैं नहीं क्या नाम कर रहा। ठीक है, और मुझे जो ठीक लग रहा है मैं उसके हिसाब से अकाउंटिंग कर देता हूँ और गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह जमा वगैरह कर देता हूँ। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा भी होता है कि जिस बिजनेस का ऑडिट नहीं होना, उनमें से कई लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन सर ये प्रैक्टिकल में होता है। लेकिन जो तरीका है, मेथड है, वो तो ये कहता है सर कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं तो उसको फॉलो करना चाहिए। तो हम तो क्या करेंगे, जो भी ट्रीटमेंट करेंगे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ही करेंगे। ठीक है, इसलिए कई किताबों में कई बार ऐसा हो जाता है कि वो गुडविल के पुराने ट्रीटमेंट अभी भी यूज कर लेते हैं। रीजन ये देते हैं कि पार्टनरशिप फर्म जो होती हैं दैट आर नॉट सब्जेक्ट टू ऑडिट, जो पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं नॉर्मली इनका ऑडिट की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इनकी जो टर्नओवर की लिमिट है नॉर्मली वो उस प्रिस्क्राइब लिमिट को क्रॉस नहीं करती है। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हो सकता है, लेकिन हम तो क्या करेंगे सर, एएस के अनुसार ही अपना सॉल्यूशन देंगे। तो विच इज इट इज आल्सो ए लॉस representing 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 excess amount paid over net worth of business, but जिसको हमने कैपिटलाइज किया होता है एज एन असेट इन बैलेंस शीट। इसको बैलेंस शीट में हमने एज एन असेट कैपिटलाइज किया होता है। ठीक है बेटे, आप ये ध्यान रखना, मैं ना सीधे जनरल एंट्री करवाने के ऊपर नहीं आ रहा हूँ आपको, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द रीजनिंग। आपको रीजनिंग बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों ऐसा करते हैं। क्योंकि रीजनिंग नहीं बताऊंगा, सीधे जनरल एंट्री बताऊंगा तो काम छोटा हो जाता है, आपको याद भी हो जाएगा। लेकिन रीजनिंग क्यों मालूम होना चाहिए, क्योंकि कल को आप कुछ और भी कोर्स करोगे, लाइक वैल्यूअर वगैरह के कोर्स करोगे या कोई और करोगे सब्जेक्ट, तो वहाँ पे रीजनिंग वगैरह काम आती है कि ये चीज़ें आपको क्यों हो रहा है। अगर आपको सही चीज़ पता हो, कॉन्सेप्ट अगर आपका स्ट्रांग हो, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट में आप रिलेट कर पाते हो। अगर सिर्फ जनरल एंट्री बना दें कि ओल्ड गुडविल को बांट देना, डेफर्ड को बांट देना, नए वाले गुडविल का ऐसे कर देंगे, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन वगैरह आपके बन जाएंगे। और उसकी रीजनिंग क्लियर नहीं होगी तो फिर वो आपको दिक्कत करेगी। अगर रीजनिंग साउंड हो जाए, आपकी क्लियर हो जाए, तो फिर कोई भी सब्जेक्ट आप अगर पढ़ रहे हो, रीजन्स पता होंगे तो फिर आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ठीक है कि ये इस वजह से ऐसा किया जा रहा है। राइट, तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी इसकी, इसका ट्रीटमेंट क्या है। सर वो कोटेशन में परचेज गुडविल लिखा था क्या? कहाँ पर सर कोटेशन में ऊपर में। कोटेशन कहाँ पे लिखा है, कोटेशन तो है ही नहीं सर गुडविल सिमिलर के नीचे सर। सिमिलरली गुडविल अपीयरिंग इन बैलेंस शीट रिप्रेजेंट्स परचेज गुडविल। ओके सर। हाँ, परचेज गुडविल विच इज प्रीमियम over net worth of the business at the time of its purchase. It is also a loss representing excess amount paid over net worth of business but capitalized as an asset in the balance sheet. ये भी एक लॉस ही है, बट इसको हम बैलेंस शीट में कैपिटलाइज कर देते हैं एज एन असेट, बिकॉज वी एक्सपेक्ट कि हमें जो प्रीमियम पे कर रहे हैं, दिस प्रीमियम विल जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट टू अस विच विल फ्लो टू द एंटरप्राइज, जो कि पार्टनरशिप फर्म को फ्लो करेंगे। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेटा पढ़ा करो आप लोग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की मार्केट में सेपरेट बुक्स भी आती हैं, ऑल्दो हम सीए में कर रहे हैं और हमारे सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ज़्यादा वेटेज नहीं होता है, बट फिर भी
आपको जो कह सकते हैं कि मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके जो स्टैंडर्ड टैक्स होता है और जो उसकी कह सकते हैं कि मतलब रीडिंग्स होती है, उसकी रीडिंग होने से आपकी अकाउंटिंग मोर साउंड होती है। तो सीए इंटर के लिए या सीए बेसिकली कह सकते हैं कि मतलब फाइनल के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बुक्स आती हैं वो परचेज करनी चाहिए आपको, और उसको फ्री टाइम में लाइक ए नॉवल उसको रीड आपने करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करता है अकाउंटिंग को और क्लियर तरीके से समझने में। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है इसका? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है कि ओल्ड गुडविल एंड fictitious assets appearing in balance sheet must be immediately written off। रिटर्न ऑफ का मतलब बुक से हटाना। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होगा इनको बुक से एलिमिनेट कर देना चाहिए, इनको बुक से हटा देना चाहिए। अच्छा ये बताओ कि ये जो गुडविल है और एसेट्स है इनका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस होगा। डेबिट बैलेंस को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिट। राइट। तो एंट्री होती है गुडविल अकाउंट, ये हमारा क्रेडिट हो गया। फिक्टिशियस एसेट जैसे कि हो सकता है ये डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हो, ये भी आपका क्रेडिट हो गया। और अगर हम ये चेंज पार्टनर में बांटेंगे, ये गुडविल जो कि लॉस ही है, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर भी लॉस ही है, अगर ये पार्टनर में बटेगा तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी सर, क्योंकि लॉस है। घटेगी क्योंकि ये लॉस है। अगर लॉस कैपिटल में जाएगा तो वो कैपिटल को डिक्रीज करेगा। अगर लॉस है कैपिटल को घटाएगा और कैपिटल घटेगी तो उसे डेबिट करते हैं। तो एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो यहाँ से हमारे पास इसकी एंट्री बन जाएगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, और ये किस में बढ़ेगा सर? ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा, इसको ओल्ड रेशो में बांट देंगे। तो यही इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। जैसे रिजर्व के बारे में दो ओपिनियन हो सकते हैं कि या तो पार्टनर्स इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या पार्टनर्स उसको बैलेंस शीट में कंटिन्यू करना चाहते हैं। नॉर्मली लॉसेस के केस में सेकंड ओपिनियन नहीं होता, क्योंकि देयर इज नो बेनिफिट इन कैरिंग फॉरवर्ड द लॉसेस। लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने का ऐसा कोई बेनिफिट नहीं होता। हाँ, टैक्स में होता है जहाँ पे सेट ऑफ और कैरी वो वाला बोलते हैं, पर वहाँ पे भी इसलिए करते हैं क्योंकि रूल्स हैं, ऑप्शन हमारे पास होता है अवेलेबल, तो टैक्सेशन पर्पज में सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से किसी लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने का नॉर्मली कोई ऐसा बेनिफिट होता नहीं है। तो लॉसेस जितनी जल्दी बुक से राइट ऑफ हो जाएं उतना ज़्यादा बेटर रहता है। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर ओल्ड गुडविल दी होगी, कैसे मालूम चलेगा गुडविल ओल्ड है या न्यू है? जो भी गुडविल बैलेंस शीट के अंदर है, जो भी गुडविल आपको एसेट साइड में दिख जाए, इसका मतलब वो ओल्ड वाली गुडविल है। तो ओल्ड गुडविल और फिक्टिशियस एसेट्स जो बैलेंस शीट में पड़ी हुई है, जैसे ही नए पार्टनर का एडमिशन होता है ऑन डे ऑफ एडमिशन इसको बुक से एलिमिनेट कर देते हैं, इनको बुक से हटा देते हैं। और ये एडजस्टमेंट क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट तो गुडविल टू डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, और ओल्ड रेशो में इसको एंट्री को बना दिया जाता है। बताओ क्लियर है या नहीं? यस सर। ठीक है, तो इससे आगे बेटा अब हम नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। आज के लिए भी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।